इजराइल के बीच जारी जंग का आज 9वां दिन है। आज भी दोनों ओर से वार पलटवार जारी। युद्ध के बीच अब एक नया खतरा सामने आ रहा है। इस जंग में तेल और गैस के बाद अब पानी सबसे बड़ा संकट बन सकता है। यूएस इजराइल ने ईरान की मिसाइल क्षमता, सैन्य ढांचे और नेतृत्व संस्थानों पर हमले किए। तेहरान में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की इमारत को निशाना बनाया गया। ईरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि वो दोनों देशों के साथ 6 महीने तक युद्ध लड़ सकता है। वो आने वाले दिनों में लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि युद्ध जल्द ही थमने वाला नहीं है। और इसका असर भारत में और बाकी देशों में कितना पड़ेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये युद्ध अब किस ओर जाने वाला है? देखिए, ईरान की हालत खराब हो रही है। वो लाख बड़ी बड़ी बातें कर ले कि हम बहुत दिनों तक लड़ेंगे जी। जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में अटैक्स हुए हैं, स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि हम रात में बहुत खतरनाक हमला करने जा रहे हैं। कहां हमला हुआ? हमला किया गया ऑयल डिपोज के ऊपर, ऑयल कंटेनर्स के ऊपर। 3 बड़े बड़े जो ऑयल डिपोज हैं उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। पाइपलाइंस को काटा गया, उस पर अटैक किया गया। और तेहरान के अंदर, वहां के सीवेज के अंदर जो है, सीवेज के अंदर जो है वो ऑयल बह रहा था और उसमें फिर आग लग गई। रात भर ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ आग ही आग तेहरान के अंदर। मतलब आपके ऑयल रिजर्व्स को ये तबाह बर्बाद कर रही टारगेट किया गया है। बिल्कुल। अभी तक क्या हो रहा था? आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स के ऊपर, है ना, और वो जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जिनको नया सुप्रीम लीडर तय करना, उसकी बिल्डिंग को ही मार दिया। और इजराइल ने कहा है कि जो बनेगा उसको मारेंगे, जो कोई भी सत्ता में आएगा उसको मारेंगे। There's a contract most retail. ये सारी चीजें कल तक चल रही थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में चीजें बदल गई। अब आपने निशाना साधना शुरू किया ऑयल डिपोज के ऊपर, और ये जानकारी आ रही कि अब ऐसे ही जगहों पे ये डिपोज को अटैक किया अमेरिका ने, तो इजराइल ने दूसरा काम किया। डिसैलिनेशन प्लांट जो है उसके ऊपर अटैक कर दिया। ये क्या है? ईरान में पानी की बड़ी किल्लत है ना, तो वहां जो पीने का पानी जो है वो समुद्र के पानी का, उसका खारापन, उसका जो सलाइन वाटर है उसको, उसकी सैलिनिटी खत्म की जाती है और पीने के लायक पानी जो है, इस्तेमाल के लायक पानी उसको किया जाता है। अब अगर आप 10 शहरों के इस तरह के प्लांट्स को आप तोड़ दें, तबाह कर दें, फिर पानी बनेगा कहां से? दिक्कत तो शुरू हो जाएगी। पानी नहीं तो फिर जिंदगी क्या है? और तेल नहीं तो फिर आमदनी नहीं। तेल नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिक्कत चाइना को, दिक्कत उन देशों को जो ईरान से ऑयल ले रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है इन्होंने ब्लॉक कर रखा था। चाइना के लिए वो ऑयल जा रहा है, अदरवाइज कोई दूसरे देश से जाता था तो उसको टारगेट कर लिया जाता था। अब ये जानकारी आई कि हिंदुस्तान को भी अलाउ कर दिया है। हम लोग इस सब में बहादुर है, हम लोग निगोशिएट कर लेते हैं। हम चारों तरफ यत्र तत्र सर्वत्र जो है मौजूद है, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये लड़ाई किस ओर जा रही है। अब जरा ध्यान से सुनिए, स्कॉट बेसेंट ने क्या कहा कि हम अब इतना ज्यादा हमला करने जा रहे हैं और ऐसी जगहों पे हमला करने जा रहे हैं कि ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा। ट्रंप ने क्या कहा कि अभी तो एक ही दिन हुआ है, आप जो है तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्री से जो माफी मांग रहे हो,
है ना, यू आर ए लूजर। अभी आपकी हेकड़ी जो है अभी निकलेगी, क्यों? अब हम ऑयल रिजर्व्स के ऊपर, ऑयल खदानों के ऊपर हम टारगेट करेंगे। दिक्कत क्या है? मैं पहले दिन से कह रहा था कि जिस इंटेंसिटी से वो शुरुआत में मिसाइल्स और ड्रोन्स को वो भेज रहा था, अब ईरान की इंटेंसिटी कम हो गई है। मतलब भाई आपके पास मिसाइल की संख्या लिमिटेड है ना, वैसे तो कोई चीज नहीं है कि भाई आप रोज जो है 1000 क्रिएट कर देंगे, उसमें टाइम लगता है। और जहां जहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, जहां जहां मिसाइल फैसिलिटीज है, उस सबको टारगेट कर लिया गया, वहां आप कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद जब आप कहते हो कि हम लड़ाई को बदल रहे हैं और बहुत ही दूसरे तरीके से हम अटैक करेंगे कि जिसके बाद ईरान संभल नहीं सकेगा, और पता चलता है कि आप ऑयल डिपोज को अटैक कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ईरान के जरिए चीन के ऊपर निशाना साध रहे हो कि भगाओ यहां से चीन को। आप ये कह रहे हो कि नया कोई सुप्रीम लीडर बन रहा है तो ट्रंप करे कि बिना हमारे पूछे मत बनाना, मार देंगे उसको, वो बचेगा नहीं। तो ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ रूस के ऊपर अमेरिका ने आरोप लगाया कि आप जो है उसकी मदद बंद करें। रूस की तरफ से कोई इस तरह का जवाब नहीं आया है जी। तो चाइना को भी और रूस को भी इसके जरिए जो है वो, और आपने दूसरा क्या किया, इजराइल उधर जो है वो लेबनान के अंदर घुस गया है। उधर जो है कि हिजबुल्लाह को मारना है, उस चक्कर में वो जमीन पे जमीन कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 9 दिन की लड़ाई हुई है उसमें जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, 4-5 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स था कि खमेनी को खत्म करना है, वो आपने कर दिया। टॉप लीडरशिप को खत्म करना है, वो आपने कर दिया। न्यूक्लियर जो सेंटर्स है उसको आपको तबाह करना है, वो आपने कर दिया। मिसाइल जो स्टोरेज का, इन लोगों का जो बड़ा बड़ा जखीरा जहां पे रखा हुआ है मिसाइल्स का, उसको आपको टारगेट करना था, वो आपने कर दिया। अब आपके पास जो 2-3 टारगेट जो बचे हुए हैं वो ये कि ईरान में इतनी ज्यादा आप समस्या क्रिएट कर दो कि सरकार घुटने पे आ जाए, और दूसरा जो फाइनल जो आपका एम है कि वहां ये रिजीम हटके वहां पे कोई दूसरी रिजीम आ जाए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव में अब बस 2 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। तो ये जो 2 ऑब्जेक्टिव है उसका एक जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि आपके पूरे सिस्टम को अस्त व्यस्त कर देंगे, वो अब जारी है। और बताया जा रहा है कि आज रात में भी जो है वो चलेगा, और ऐसे ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन कि आपके पास पानी नहीं बचेगा, आपके पास बिजली नहीं होगी, आपके पास जो है पेट्रोल नहीं होगा। तो ये समस्या है। एक और बड़ी खबर आई कि फिर भी आज जो मुस्लिम ममालिक हैं जिससे माफी मांग रहे थे कल तक, उसके ऊपर फिर हमला हुआ है। दुबई के एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है। सऊदी अरब के ऊपर अटैक, वो भी खबर आ रही है। तो ये एक खतरे की घंटी अब बजनी शुरू हो गई है पाकिस्तान में। जी। पाकिस्तान में खतरे की घंटी ये है कि पाकिस्तान को अब अमेरिका से भी, यूएई से भी और सऊदी अरब से भी, जहां से आप भीख लेते हो पैसे, है ना, IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका ही हुआ, वहां से आपको पैसे चाहिए, सऊदी अरब से चाहिए, यूएई से चाहिए। अब वो लगातार तलब किया गया रियाद मुनीर को कि चलो इधर आओ, और उसको कहा गया लेफ्ट राइट सेंटर के भाई आप डिसाइड कर लो कि कब आप ईरान के ऊपर अटैक करोगे, और अगर अटैक नहीं करोगे तो फिर पैसे वैसे वापस करो। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी दिक्कत जो है वो शुरू हो गई है। ये युद्ध जितना लंबा चलेगा, जितना लंबा चलेगा, ईरान उतना ही गर्त में जाता जाएगा, उतना ही डिस्ट्रक्शन, उतना ही समस्या, उतना ही जो है उसको रिबिल्ड करने में समय लगेगा। मतलब वो ईरान के लिए घातक होगा। लंबी लड़ाई इज नॉट गुड फॉर
ईरान, और दूसरा इट इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि फिर इसके ऊपर दबाव बना रहेगा कि आप इसके अंदर घुसो जी। और ये लंबी लड़ाई चलेगी तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत होने वाली है वो चाइना को होने वाली है। वहां से 50% के आसपास ऑयल जो है वो चाइना इसी रास्ते पहुंचता है और वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये लड़ाई लंबी चली तो दुनिया ग्लोबल लेवल पे जो ऑयल की कीमतें जो है वो बढ़ेंगी और इसका जो कुछ हिस्सा हिंदुस्तान के ऊपर भी आएगा, फिर आपको उस हिसाब से खरीदना पड़ेगा। हालांकि 90 दिन का स्टॉक हिंदुस्तान के पास है। सारी दुनिया में रेट जो है वो हाई हो गए हैं। आप देखिए 55 रुपए बढ़ा दिया, 55 रुपए बढ़ा दिए पाकिस्तान के अंदर, डीजल और पेट्रोल दोनों में। हिंदुस्तान में भी नहीं बढ़ाया गया है और उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये लड़ाई जल्द खत्म हो और हिंदुस्तान के ऊपर ये जो पेट्रोल और डीजल और गैस के जो कीमतों को बढ़ाने का जो एक ये है वो नहीं करना पड़े। यही डिप्लोमेसी है। दिक्कत ईरान की बढ़ रही है। अब कब और इस तरह के अटैक्स होंगे कि आपकी इंडस्ट्री, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पानी का प्लांट, आपका जो गैस डिपो, आपका जो है वो पेट्रोलियम डिपो, और उसको जो आप लेकर के दुनिया भर में बेच करके जो पैसे आप लेकर के आ रहे हो वो खतरे में आ जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। ये जंग अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रहा। जंग के 9वें दिन भी टकराव जारी रहने से वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव साफ दिखने को मिल रहे हैं। तेल, गैस और अब पानी जैसे बुनियादी संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे भारत समेत अन्य देशों पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट से